हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। आप सभी को पता है आरएसएम एसएसबी एलडीसी वैकेंसी 2022 के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रोग। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, एक ऐसा टॉपिक है, कोई सी भी एग्जाम हो यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। एक या दो सवाल तो यहाँ से आते हैं। जिन बच्चों की एग्जाम है 28-29 तारीख को लैब असिस्टेंट की, वो विद्यार्थी भी इस क्लास को जरूर देखें। स्पेशली साइंस वाले विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देखें जिनका साइंस का पेपर है 28 जून को। इसके अलावा एलडीसी भर्ती के लिए, एसएससी रेलवे के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक जो है मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि आज मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। मानव रोग ह्यूमन डिजीज का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, ठीक है। और ये क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलेगी आज तो, ठीक है। उसके बाद में टाइमिंग जो है हम आपको बता देंगे। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। वैसे तो प्रॉपर नोट्स जो है यहां पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपको एक एक लाइन लिखनी है खुद अपने हाथों से, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं तो आप जो है आपको चीजें याद रहेंगी, आप लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रोग, रोग क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखो, रोग डिजीज बीमारी, ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थता होना, ठीक है। कोई व्यक्ति सामान्य है, मतलब वो स्वस्थ है, बढ़िया उसका जीवन चल रहा है, लेकिन उसके सामान्य जीवन में असामान्यता उत्पन्न हो जाए, कुछ अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए, कुछ असुविधा उत्पन्न हो जाए, इसका मतलब उसका जो जीवन है, उसका जो शरीर है, उसमें कोई बीमारी उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। तो रोग का मतलब है, डिजीज का मतलब है कि शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थता होना ही रोग होता है, यानी डिजीज होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रोगों की तो रोगों को सामान्यतः दो भागों में हम बांटेंगे यहाँ पर, ठीक है। जन्मजात रोग और अर्जित रोग। जन्मजात मतलब ऐसी बीमारी जो जन्म से ही मानव शरीर में देखने को मिलती हैं, मतलब या तो वो जेनेटिकल होती हैं, ठीक है। जैसे कि जन्मजात रोग काफी सारे बच्चे होते हैं जो विकलांग पैदा होते हैं, उनको आगे जाके जो है विकलांगता होती है, ठीक है। या आनुवंशिक रोग, जैसे जो पेरेंटल जनरेशन होती है, पेरेंटल जनरेशन से संतति के अंदर आनुवंशिक गुण आते हैं। तो जो बीमारी जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया आपके पेरेंट्स को थी तो बच्चों को भी हो जाती है, गुणसूत्रीय रोग है। तो ऐसी बीमारी जो मानव में जन्म से ही होती है उसे जन्मजात रोग भी हम कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है, आनुवंशिक रोग, विकलांगता, गुणसूत्रीय रोग। इनको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट हो गया जन्मजात रोग। दूसरा यहां पर टॉपिक है अर्जित, ठीक है ना। ऐसी बीमारी, ऐसे रोग जो जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में अर्जित होते हैं, ठीक है ना। बाह्य वातावरण या वायुमंडल से जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे अर्जित रोग कहते हैं। यानी जैसे ही आप जिंदगी अपनी जी रहे हैं, बढ़िया लाइफ आपकी चल रही है और उसमें कोई असुविधा हो, आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, वो अर्जित रोग है, ठीक है ना। तो अगर हम अर्जित रोग की बात करें, इसको भी दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक, यानी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। तो संक्रामक रोग की बात करें, ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें, संक्रामक की अगर हम बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, तो यह वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब एक जो संक्रमित व्यक्ति है, एक जो जिसको ऑलरेडी बीमारी हो रखी है और उसके संपर्क में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आ जाए जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो भी उस बीमारी वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है, उसे संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरा यहां पर प्रकार है असंक्रामक रोग। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसे असंक्रामक कहते हैं। जैसे कैंसर, कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, असंक्रामक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। पहली स्लाइड मैंने आपको अच्छे से समझा दी है और ये बेसिक स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं संक्रामक के बारे में एक बार फिर हम जान लेते हैं। संक्रामक यानी वे रोग जो कोई एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरा जो रोगित व्यक्ति है उसके द्वारा फैल जाता है। असंक्रामक मतलब अगर कोई रोगित व्यक्ति है उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आए तो नहीं फैलेगा, तो वो आपका असंक्रामक बीमारी है। इस बात का आपको याद रखना है। असंक्रामक में आपका जो जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती है। संक्रामक में आपका जितने भी फ्लू होते हैं और एड्स होता है, ये संक्रामक बीमारियों में आता है।
ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी का एक शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों। अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद में इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाएं। ये एसएससी और रेलवे कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शानदार ऑफर है। जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, हमें तो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए। तो भैया फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया है अनअकैडमी। अब आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है ना। एसएससी नॉन टेक्निकल रेलवे कैटेगरी के अंदर ब्रिंग टू योर टेस्टाथन, जैसे मैराथन होता है, मैराथन क्लास होती है, वैसे टेस्ट का बहुत सारे टेस्ट सीरीज मतलब टेस्टाथन, ठीक है। योर फ्री टेस्ट पास टू एसएससी एंड रेलवे एग्जाम, बूस्ट योर एसएससी रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन विद टेस्टाथन। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर एसएससी एंड रेलवे एस्पिरेंट, गेट एक्सेस टू सस्टेनेबल टेस्ट एंड मच मोर एंड विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। आप टेस्ट तो देंगे ही, आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में आप रिवॉर्ड भी जीतेंगे, आपको लैपटॉप, आईफोन, ये सब रिवॉर्ड मिल सकते हैं, अमेजॉन वाउचर आप लोग जीत सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी इनरोल करें। इनरोल करने के लिए इनवाइट कोड यूज करें कैपिटल GENUINE10। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल जेन्युइन 10 आप लोग लगाएं, फ्री इनरोल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। कोई भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। रोजाना टेस्ट हो रहे हैं, आप लोग टेस्ट दें, अपनी रैंक बढ़ाएं, ठीक है, अपनी कमियों को पहचानें और अपना सेल्फ परीक्षण करें, अपना जो है स्वयं जांच करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसी रेफरल कोड का यूज करके 10% ऑफ पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन में। अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं, आपको पता है इंडिया की टॉप फैकल्टी यहां पर पढ़ाती है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जेन्युइन 10 लगाकर 10% ऑफ हो जाएगा। संक्रामक रोग की बात करें तो सबसे पहले वायरस जनित रोग, क्योंकि जितने भी फ्लू वाली बीमारी होती हैं वो वायरस जनित होती हैं, विषाणु जनित होती हैं। विषाणु जनित या वायरस जनित रोग, ठीक है, ये संक्रामक रोग में आते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु जनित रोग, ये भी आपके संक्रामक रोग में आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, ठीक है, बैक्टीरिया के बाद में प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, कवक व फंजाई से होने वाली बीमारी, क्रेमी से होने वाली बीमारी, ये सारी बीमारी संक्रामक रोग में आती हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, फंजाई और क्रेमी, ठीक है। देखो कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, संक्रामक रोग की बात करें, ठीक है, तो देखो वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, फंजाई है, वॉर्म है, क्रेमी है, ये सब क्या होते हैं, रोगजनक, ठीक है। देखो दो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी रोगों में, और दो ही टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मानव रोग में दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहला जो टाइप है कि जो रोग है, जो बीमारी है, वो किससे फैलती है, उसका रोगजनक क्या है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि एड्स का रोगजनक क्या है, तो हम सब लोग जानते हैं कि एड्स का रोगजनक HIV वायरस है। आपसे पूछेंगे टीबी का रोगजनक क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि टीबी का जो रोगजनक है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। आपसे पूछा जाएगा हैजा का रोगजनक क्या है, तो विब्रियो कॉलेरी है। तो इस टाइप से आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है, कि रोगजनक क्या है। तो पैथोजन रोगजनक आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा सवाल ये बनता है बीमारियों से कि कौन सी बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होगा, ठीक है, उसका उपचार क्या है, उसकी जो है बचाव क्या है, ये आपको पढ़ने होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्रीय रोग यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। देखो गुणसूत्रीय रोग की बात करें तो ये आनुवांशिक रोगों में ही आता है। गुणसूत्रीय रोग जो है आनुवांशिक रोगों में आता है। मैं आपको एक स्लाइड में समझाता हूं। हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक रोग, जिसे जेनेटिकली डिसऑर्डर कहते हैं, आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकी यानी आप लोग जानते हैं विज्ञान की वैशाखा, जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात करें, इसको दो टाइप से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। पहला जो टाइप है वो है गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। पहला है गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, यानी गुणसूत्र में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्र में कोई चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से जो बीमारी होती है वो आपके आनुवांशिक रोग है। और दूसरा है जीन में उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन, ठीक है भाई। तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन और जीन में उत्परिवर्तन, ये बात आपको याद रखनी है। आनुवांशिक रोग की बात करें, दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं।
हैं गुणसूत्र में उत्परिवर्तन जीन में। अगर गुणसूत्र में कुछ चेंज आया है तो कौन सी बीमारी होगी? सिंड्रोम वाली बीमारी होगी। सिंड्रोम से सवाल बनते हैं, लैब असिस्टेंट में काफी बार सवाल पूछा गया है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने फिल्म देखी है हिचकी तो रानी मुखर्जी को सिंड्रोम वाली डिजीज होती है। अगर आपने किंग खान फिल्म देखी है, माय नेम इज खान जिसका पूरा नाम है, और शाहरुख खान की फिल्म है, उसमें भी उसे सिंड्रोम डिसऑर्डर होता है। तो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो, यह भी एक आनुवंशिक बीमारी है। और जीन में उत्परिवर्तन की वजह से हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया जैसी बीमारी होती हैं। तो गुणसूत्री रोग की हम बात करें, वापस से हम उसी स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पर गुणसूत्री रोग का बता रखा है। मानव के अंदर हम लोग जानते हैं कि मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी, टोटल 23 जोड़ी यानी 46, तो 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं जो मानव का शरीर बनाते हैं, और 2 गुणसूत्र आपके जो है सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक तो XX और एक दूसरा XY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पहला जो हमारा टॉपिक है गुणसूत्री रोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से जो बीमारी होती है वो होते हैं सिंड्रोम वाली बीमारी। ठीक है, तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अब अगर आपने जो ऑटोसोम्स हैं, जो कायिक गुणसूत्र है, उनकी संख्या में अगर आपने परिवर्तन कर दिया तो उससे बीमारी उत्पन्न होगी डाउन सिंड्रोम। क्या होगा दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। लैब असिस्टेंट, LDC, कोई भी एग्जाम हो, यहां से सवाल बनेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, नोट करो डाउन सिंड्रोम, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र वाली एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाए। आप सभी को पता है कि आपके जो है 22 जोड़ी गुणसूत्र तो आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, और बाकी के जो आपके 2 गुणसूत्र हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र वाली में एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए, तो उसे डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है, और इससे मंगोलिज्म, जड़ता नामक रोग हो जाता है। तो मैंगमेलिज्म, जड़ता नामक जो रोग है वो हो जाएगा। ठीक है, जिसे मंगोलिया प्रजाति के लोगों में फैलता है, इसे इसको मंगेलिज्म कहते हैं, क्योंकि मंगोलिया प्रजाति के लोगों में फैलता है, इसीलिए इसे मंगेलिज्म कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है याद रखना, 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का, उसमें एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, ये बात आप लोग याद रखना। तो ये जो मंगोलिया प्रजाति के जो लोग हैं, जिसमें मंगोलिज्म, जड़ता नामक रोग होता है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है हाइट का छोटा होना, मतलब जो है वृद्धि में रुकावट आ जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, होठ व मसूड़ों का कटा फटा रहना, हाथ के पंजे का खुला हुआ रहना। ठीक है, अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एडवर्ड में क्या होता है? 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अभी हमने पढ़ा डाउन में हमने क्या पढ़ा? डाउन में हमने पढ़ा कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की क्या होगी दोस्तों? 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहां पर 18वीं जोड़ी गुणसूत्र की एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, या 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति कौन से सिंड्रोम में होगा? तो एडवर्ड सिंड्रोम याद रखना। अगला है पटाउ सिंड्रोम, जहां से सवाल बनता है पटाउ सिंड्रोम, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अगर 13वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसके अंदर एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। वापस से याद करवा देता हूं, डाउन के अंदर 21वीं जोड़े गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है, एडवर्ड के अंदर 18वें जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है, और पटाउ सिंड्रोम के अंदर 13वें जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है। नोट कर लो, पेपर में छपेंगे। लक्षण आपके सामने हैं, आंख, कान, नाक, मुंह आदि नहीं होते हैं जिनको पटाउ सिंड्रोम होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कायिक गुणसूत्र में। हमने पढ़ा कायिक गुणसूत्र, जिसमें हमने पढ़ा पटाउ सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिंगी गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो टर्नल सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम में ही चेंजेस की वजह से है। तो 44 + X यानी 45। टर्नल सिंड्रोम यानी जो 44वां गुणसूत्र है प्लस X यानी 45 नंबर का जो क्रोमोसोम है, तो उसकी कमी होना, ठीक है। तो टनल सिंड्रोम में 44 + X जिसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है। लक्षण जनन क्षमता में कमी,
जननांग अल्प विकसित, कुछ मात्रा में महिलाओं की तरह होना, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम वापस से बता देते हैं, 44 प्लस एक्स, 45 और -1 गुणसूत्र की कमी, जिसमें जनन क्षमता में कमी और जननांग अल्प विकसित, कुछ मात्रा महिलाओं की तरह होना। तो टर्नर सिंड्रोम का संबंध जो है लिंग गुणसूत्र से है, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। वापस से बता देता हूं, 44 गुणसूत्र आपके काय गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र जो आपके होते हैं, ये 2 गुणसूत्र आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX और XY, जिसमें 44 प्लस X यानी 45 और इसमें 1 गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगला सवाल, तो यहां पर अगला आपका जो टॉपिक है वो है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। ये भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें 44 प्लस XXY यानी टोटल 47। अब हमारे तो गुणसूत्र 46 होते हैं, तो ये 47 कहां से आ गया? तो 47 का मतलब है कि यहां पर 1 गुणसूत्र की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, लिंग गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। वापस से बता देता हूं, जो लास्ट वाला था वो था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी लिंग गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। इसमें 1 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, ठीक है। और जबकि आपका जो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कि 1 गुणसूत्र में वृद्धि होना, ठीक है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम का जो 1 गुणसूत्र है उसमें पुनरावृत्ति हो जाए या उसके अंदर वृद्धि हो जाए, ये आपको समझना है, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूं, और काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ को बता रहा हूं। लैब असिस्टेंट में यहाँ से सवाल बनेगा, मैं बता रहा हूं 1 या 2 सवाल इस टॉपिक से बनने वाले हैं, ठीक है। 1 या 2 सवाल इस टॉपिक से बनने वाले हैं दोस्तों। तो आपको पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग के बारे में, इसकी ट्रिक क्या है, जीवाणु जनित रोग की ट्रिक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग की ट्रिक क्या है, कवक फंजाई की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी बीमारी है जो संक्रामक रोग हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आई होंगी बातें, नोट की होगी आपने, प्रॉपर नोट्स बनाइए। इस PDF को हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। इस प्रकार की और वीडियो और रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।